नरेंद्र मोदी। जहां आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी कैसे नेता हैं ये तो आप सब जानते हैं और अब पूरा देश जान गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक इंसान कैसे हैं? नरेंद्र मोदी जब मंच पर नहीं महफिल में होते हैं तो नरेंद्र मोदी कैसे होते हैं? नरेंद्र मोदी की जिंदगी की पूरी कहानी नरेंद्र मोदी की जुबानी। ये साबरमती के तट से मां गंगा के पवित्र घाट तक पहुंचने का सफर है। गांधीनगर से दिल्ली के राज दरबार तक पहुंचने का सफर है। यह संघर्ष की आग में तपकर कुंदन हो जाने का सफर है। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी संघर्ष की मुकम्मल दास्तान है। संघर्ष के आगे जीत की कहानी है। जब मौका मिलता है तब बड़ी तबीयत से नरेंद्र मोदी सुनाते हैं अपनी ये कहानी। ये भी बताते हैं कि कब उनके आदर्श हनुमान जी हो जाते हैं और कब स्वामी विवेकानंद। मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था तो मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद में बाहर निकलता था, तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। उसी के नाते मुझे अभी भी याद रखते हैं। वो अभी तो बहुत वयोवृद्ध हो गए लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं। और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था। हमेशा से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र मोदी के आदर्श रहे हैं। संयोग देखिए, विवेकानंद का असली नाम भी नरेंद्र ही है। नरेंद्र मोदी तो स्वामी विवेकानंद के इतने मुरीद हो गए कि एक दिन घर बार छोड़कर निकल गए। पढ़ाई अधूरी छूट गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल ही थी। बाद में मैं घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। जिस उम्र में कोई किशोर अपनी भावी जिंदगी के रंगीन सपने देखता था, उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने अनोखी डगर पकड़ ली। घर से निकले तो सीधे हिमालय की राह पकड़ ली। घर में किसी को भी कुछ पता नहीं था कि नरेंद्र आखिर गए कहां। मैं लंबे अरसे तक हिमालय में रहता था। अपनी मन की कुछ और आशा आकांक्षाएं अभी भी हैं। फिर पता नहीं क्यों वहाँ से कहीं और चले गए और फिर सही सामाजिक काम में लग गए और भटकते भटकते पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन पता नहीं वो ऐसी है कथा लंबी। लेकिन विवेकानंद जी का मेरे मन पर बहुत प्रभाव रहा होगा, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। अपनों के बीच जब नरेंद्र मोदी होते हैं तो बातें कहां से कहां पहुंच जाती हैं। कसक सामने आ जाती है, मलाल जुबान पर आ जाता है। नरेंद्र मोदी ने स्कूल कॉलेज में ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन स्वाध्याय जमकर किया है। और अब उनकी व्यस्तता का आलम ऐसा है कि पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। ये मलाल भी मोदी अपने ही अंदाज में बताते हैं। मुझे जो किताबें पसंद थी वो शायद आपको पसंद हो या ना हो, ये भी एक सवाल है कि मैं उस दुनिया में बहुत रहा हूँ जहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वरना औरों के कपड़ों कौन पहनेगा। आप वहाँ चले जाएंगे, औरों के कपड़ों का क्या होगा। इसलिए आप उस चक्कर में मत पड़िए। और बाकी जिससे आनंद मिले, ज़्यादा दिमाग खपाना न पड़े। किताब पढ़ते हो और बच्चा आ जाए तो बंद करके बच्चे से बात करने में उतना ही आनंद आ जाए। किताब पढ़ते हो और बीबी कहें कि पानी गर्म हो गया उठो, और आप किताब छोड़ो नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहाँ ठीक है, चलो पानी गर्म हो गया छोड़ दो।
तो ऐसी किताब पढ़ते रहिए, इतना ही कहूंगा मैं और क्या। बहुत ही, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, किताब स्वयं एक बोझ बन जाती है। बोझ न बन जाए, ऐसे ही हल्का फुल्का अगर रहता है तो ठीक रहेगा। मैं स्वयं पढ़ता था, लेकिन इन दिनों पढ़ नहीं पाता, ये मुझे बहुत कमी महसूस होती है। बहुत दिन हो गए, कोई पूरी किताब तो पढ़ ही नहीं पाया, देख लेता हूं। नरेंद्र मोदी बरसों से खबरों में रहे हैं। उनके पक्ष में हो या विरोध में अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अगर मोदी की माने तो वो खुद कभी अखबार नहीं पढ़ते, और अखबार में पढ़ता नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, जीवन जीने की जड़ी बूटी क्या, मेरी ये जड़ी बूटी है। और इसी कारण मस्ती से रहता हूं, किसी को कुछ जवाब भी देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। निजानंद में जीता हूं, एक मस्ती है। नरेंद्र मोदी के संघर्षों ने ही उन्हें इतना मजबूत बनाया है। उनकी मेहनत के अभ्यास ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया, तभी तो वो खुद को मजदूर नंबर 1 कहते हैं। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। दशकों से नरेंद्र मोदी सियासत की दुनिया में है, सत्ता की राजनीति में है, राजनीति ही ओरते बिछाते हैं, लेकिन वो एक इंसान भी हैं। कभी कहीं अपनों के बीच होते हैं, जहां सियासत से हटकर माहौल हो तो वहां वो अलग रंग में होते हैं। जिंदगी के तमाम राजों से पर्दा बखूबी हटाते हैं। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, मंच पर होते हैं तो जबरदस्त बोलते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा जो है वो बंध जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब महफिल में होते हैं तो एक शासक और जनता का भेद पूरी तरह से मिट जाता है। एकदम ऐसा स्वभाव नरेंद्र मोदी का दिखाई देता है जहां पर वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और लोगों से एक ऐसी जुगलबंदी बनती हुई दिखाई देती है कि लोग वाह वाह कर उठते हैं। जिस जिंदगी में संघर्ष की कहानी है, उसका हर पड़ाव ही एक अफसाना है, हर मोड़ पर एक कहानी है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी भी कहानियों से भरी पड़ी है। मोदी के कहानी सुनाने का अंदाज भी मंझे हुए किस्सा गौ की तरह ही है। लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। हंसी मजाक ठहाकों की बरसात होती है। ऐसी ही एक महफिल में किसी ने सवाल पूछ दिया इनकम टैक्स पर। मोदी ने वहां भी ठहाकों की छड़ी लगा दी। सोच रहा था कि मैं दोस्तों के बीच आया हूं, आप मुझे धक्का मार करके सरकार में भेज दिए। क्या आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तब चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम होता है, ऑडिट कैसे होता है, ये देखते, ये बातें करते हैं क्या? विड्रॉ। हम सोच रहे थे ऐसे गप्पे मारेंगे, जरा हंसी मजाक कर लेंगे, सबको अपनी एक नया परिचय हो जाएगा। भैया ये सरकार वरकार का वापस कुछ बातें ठीक है, कभी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, इंसान का स्वभाव है यार। मौका मिले तो ट्रेन में भी कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो तुरंत दिखा देता है। अरे यार वो जा रहा है, अपने सपने जा रहा है, उसकी बहन निभा रहा है, तो खड़े हो जाते हो। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुना है, क्योंकि चुनावी मैदान में सिर्फ मोदी ही थे जिन्हें किसी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर रखा था। जब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक मोदी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर सवालों को टालते रहते थे। ऐसा ही सवाल एक महिला ने पूछ लिया। मेरा एक सपना है
कि मैं आपको पीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ देखूं। वो मैं कब देख पाऊंगी, वो आप मुझे जरा बताइए। ऐसा है, मेरी पार्टी में बीजेपी जिसको ज्वाइन करनी होती है तो उसके लिए कहते हैं प्राइमरी मेंबर। आई एम हियर। और मैं सीएम की मेरी डेफिनेशन अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ सीएम का मेरा अर्थ है कॉमन मैन। तो मैं परमानेंट सीएम हूँ और जिस दिन बीजेपी में आया हूँ तब से पीएम हूँ। आपकी सीमाओं के परे चला गया सीमा जी। प्रधानमंत्री बनने को लेकर पूछे गए सवालों पर ऐसे जवाबों का यह सिलसिला तो बहुत पुराना है। 20 दिसंबर 2012 को जब गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत की हैट्रिक दिलवाई, तब भी जनता मोदी को दिल्ली भेजने की बात कहते हुए नारे लगाने लगी थी। नरेंद्र मोदी अनोखे वक्ता हैं। बोलने, कहानी सुनाने में अटल बिहारी वाजपेयी की छाप उन पर साफ दिखाई पड़ती है। मंच हो या महफिल, मोदी जानते हैं कि कैसे दिलों पर छाया जाता है। लेकिन आप बुलाया करिए, इतना थोड़ा तय कर लीजिए कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद बुलाएंगे क्या? सच में जो सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि मैं पहले अहमदाबाद में था साहब, कोई नहीं बुलाता मुझे। पास के लिए प्रवीण छाजर के पास पिछले लोगों को भेजना पड़ता है, यार पास तो दिलवाओ। उसी ने खुद ने बता दिया, अच्छा किया उसने। नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है कि वो बड़े ही कम खर्च इंसान हैं। 1 रुपए में 4 अठन्नी निकालने की कोशिशें करते हैं। एक बार गुजरात के व्यापारियों के बीच पहुंचे, बातें हुई, हंसी मजाक में ही मोदी ने उनसे गुजरात की भलाई के लिए मदद मांग ली। तो थोड़ी मदद करना भैया। अब मैं इतना वादा करता हूं, सरकार को जो देंगे आप, उसका पाई पाई का हिसाब दूंगा। आपकी आई हुई एक एक पाई का खर्चा जनता की भलाई के लिए होगा, इसका वादा मैं करता हूं, इसका वादा करता हूं। लेकिन कोई बच के निकले वो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है साहब, मुझे नींद नहीं आती। वो नहीं होता। नरेंद्र मोदी के भीतर एक गंभीर राजनेता बसता है, तो वहीं भीतर ही कहीं एक ऐसा इंसान भी है जो हंसने हंसाने का भी महारथी है। जब मंच या महफिल सियासी न हो तो मोदी का यह अंदाज बरबस सामने आ ही जाता है। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक। नरेंद्र मोदी आरएसएस की पाठशाला के छात्र रहे हैं और यही वजह है कि कश्मीर उनके मन में कहीं ना कहीं कसकता रहता है। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन के मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने कई बार उठाया है और जब भी कश्मीर की बात चलती है तो बरबस नरेंद्र मोदी को श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराने के दिन याद आ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले। राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी को आरएसएस की पाठशाला में घुटनी में पिलाया गया है। कश्मीर में आतंकवाद कहीं नश्तर की तरह चुभता है। उससे ज्यादा कसक उस बात की भी है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की धरती छोड़नी पड़ी। यह सवाल नरेंद्र मोदी के सामने आया कि गुजरात में क्यों न कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया जाए। नरेंद्र मोदी ने इस सवाल का जो जवाब दिया वो इस मसले पर उनके मजबूत इरादे को भी बताता है। उनको बेचारे कहना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता उनको बेचारे। पूरा देश उनके साथ है, देश उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक उनके लिए करने का सवाल है, भूतकालीन किसी भी सरकार ने जो किया है उससे सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। तीसरी बात आई, क्यों न हम यहां करें, मैं चाहूंगा ऐसा होने नहीं देना चाहिए। हमें कोशिशें करनी चाहिए, उसी कश्मीर की धरती पर उनकी छाती पर हमारे लोग बैठने चाहिए। ये भाग जाना, कहीं और जाके बस जाना, वही तो चाहते हैं वो लोग। उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। हो सकता है किसी ने सोचा था क्या पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हो सकता है? नरेंद्र मोदी को इसी प्रसंग में वो दिन भी याद आ गए
जब वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे कि हम देखते हैं कि श्रीनगर के लाल चौक में कौन आकर के हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराता है, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगा झंडा फहराए। ये वाकई उन्होंने पोस्टर लगाए थे और तब मुझे अवसर मिला था, मैं चला था कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के, और मैंने मेरे भाषण में पूरे देश में कहा था मैं 26 जनवरी को ठीक सुबह 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक में आऊंगा। बुलेट प्रूफ कार में नहीं आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आऊंगा, बम बंदूक पिस्तौल लेकर के नहीं आऊंगा, सीना तान करके आऊंगा, भारत मां की जय का नाद करते आऊंगा, और श्रीनगर के लाल चौक में 11 बजे फैसला होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी को बखूबी याद है कि उनका वो मिशन मौत से दो हाथ करने से कुछ कम नहीं था। मुझे ये सौभाग्य मिला था जिस धरती पर श्रीनगर के लाल चौक में हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन जूतों के नीचे रौंद दिया जाता था, उसी धरती पर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराने का मुझे अवसर मिला था। और जब मैं झंडा फहरा था तो उन्होंने मिसाइल से दाग किया था, जिस मकान मेरे पीछे था उसको उन्होंने गिरा दिया। जब मैं वापस आया तो मेरे हवाई जहाज पर गोलियां चलाई थी। खैर वो लंबी कथा है, उस समय जो लोग परिचित उनको पता होगा। तो हम वो लोग हैं जो लड़ाई लड़े। कश्मीर की कसक हमेशा नरेंद्र मोदी के दिल में रही है। अपने भाषणों, अपने साक्षात्कारों में कई बार कश्मीर पर दोहरी नीति का जिक्र उनकी जुबान पर गाहे बगाहे आता ही रहा। नरेंद्र मोदी ने देश की तमाम समस्याओं को नजदीक से देखा है, कश्मीर का दर्द नजदीक से देखा है, कश्मीर की समस्या हल करने पर राय भी दी है। वक्त का फेर देखिए, आज मोदी खुद वहां पहुंच गए हैं जहां हर दर्द का इलाज उन्हें खुद ही करना है। आज तक ब्यूरो। कमाल के हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का सफर सिफर से शिखर तक पहुंचने को है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का ये सफर संघर्षों वाला सफर रहा, मुसीबतें रहीं, और जिस जिंदगी को नरेंद्र मोदी ने जिया वहां पर हर कदम पर मुश्किल थी, लेकिन हर कदम पर नरेंद्र मोदी ने मंजिल को पाया। नरेंद्र मोदी एक अलग ही किस्म की मिट्टी से बने हुए हैं। अपनी हर मंजिल पर उन्होंने कठिन संघर्ष किया है। गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से शहर वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था नरेंद्र मोदी का जन्म। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के बेटे थे नरेंद्र। पिता दामोदर दास की छोटी सी चाय की दुकान थी। छोटे नरेंद्र केतली में चाय लिए मुसाफिरों को बेचा करते थे। मैं चाय बेचते बेचते आया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। 5 भाई एक बहन समेत 8 सदस्यों के परिवार के लिए गुजारा भी कभी मुश्किल था। घर चलाने के लिए नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को पड़ोसियों के बर्तन तक साफ करने पड़ते थे। मां अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बड़ा किया। पिता की चाय की दुकान के पास ही बीएन स्कूल था। नरेंद्र मोदी जैसे ही दुकान से छुट्टी पाते स्कूल चले जाते। स्कूल में पढ़ाई से लेकर अभिनय तक में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं था। उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ये भाषण प्रवचन वक्तव्य देता है, वो अचानक नहीं हुआ, उसके ये बॉर्न ये है, जन्मजात ये लक्षण है उसका। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है, और बहुत तेजस्वी है, बहुत ओजस्वी है, और गुजरात की और देश की लिए क्या बहुत अच्छे से अच्छा हो सके उसकी एक भावना है। बचपन में सिर्फ 9 साल की उम्र में मोदी आरएसएस से जुड़ गए। नौजवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद पता नहीं क्या सूझा, घर बार छोड़कर हिमालय की तरफ रवाना हो गए। नरेंद्र मोदी लौटे तो अहमदाबाद चले गए, अपनी चाय की दुकान खोली, लेकिन आरएसएस से जुड़ाव बढ़ता गया। आरएसएस के प्रचारकों के लिए वो चाय नाश्ता बनाने लगे, झाड़ू पोछा तक किया। मोदी पर आरएसएस की नजरें थी। उन्हें आभास हो गया था कि ये नौजवान कुछ कर दिखाएगा।
मोदी को आरएसएस के मुख्यालय नागपुर भेजा गया, जहां से ट्रेनिंग के बाद वो एबीवीपी की गुजरात शाखा के प्रभारी बने। नरेंद्र मोदी शुरू से ही मैनेजमेंट में माहिर थे। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की तो सारथी बने नरेंद्र मोदी, और फिर जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकली तो पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। फिर तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जानने लगा। मोदी का यही मैनेजमेंट देखकर 2001 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था। मोदी संगठन की राजनीति से सत्ता की राजनीति में पहुंचे थे, फिर तो सत्ता उनसे चिपक कर रह गई। करीब 12.5 साल से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अब तो उनके सिर सजने वाला है दिल्ली सल्तनत का ताज। आज तक ब्यूरो।